हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 6 और 7th 8th के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लास 8th का ये सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अब टर्म 1 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा कि जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में टॉपिक आने वाले हैं उनको कवर करने का। तो जो भी आपके हाफ ईयरली में टॉपिक आ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें, सो दैट उन्हीं ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप लोगों के एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं को उसी ऑर्डर में कंप्लीट कराएं। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड टॉपिक हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और कॉजेज उनसे क्या हानि होती है, उनसे क्या नुकसान होता है, उनके बारे में समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इनको विदाउट किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखा जा सकता। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर। और ये कैसे होते हैं, ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो मेड अप ऑफ होते हैं सिंगल सेल से, एक सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। जबकि हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हों उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए समझिएगा, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सारे कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके पास एक ही सेल होती है। एक सेल होने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तुम्हें और सिंपल सी भाषा में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सड़क के साइड में रहते हैं, जो बेसिकली पुअर पीपल्स होते हैं। उनके पास सिंगल रूम होता है या फिर एक छोटी सी झोपड़ी होती है। वो उसी झोपड़ी के अंदर सारे बेसिक परफॉर्मेंस करते हैं। वही अगर कोई बच्चा, उसका वही स्टडी रूम है, वही उसका डाइनिंग रूम है, वही गेस्ट रूम है और वही उनका किचन है। तो एक ही जो उनका टेंट है या रूम है उसी में सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं हम, यूनिसेलुलर। यानी यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके पास एक ही सेल है और उसी सेल से सारे फंडामेंटल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, चाहे वो उनका रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वो सारा फंक्शन वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से करते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आप समझ लीजिएगा एक बहुत रिच पर्सन जिसके पास एक बंगलो टाइप का घर है। तो ये क्या करेगा, इसके गेस्ट रूम अलग होगा, डाइनिंग रूम अलग होगा, स्टडी रूम अलग होगा और इनका किचन अलग होगा। तो जितने भी बेसिक परफॉर्मेंस करने की चीजें होती हैं इनके पास अलग अलग होती हैं, सिमिलर लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इनके लिए अलग सेल्स होती हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा अमीबा, प्रोटोजोआ, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर है। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें, जैसे कैट, डॉग, काऊ, ह्यूमन, इंसेक्ट, जो कि जिनको नेकेड आइज से देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये भी समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। अब अगली स्लाइड्स पे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस और एल्गी।
यानी हम कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। अब इन टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना होगा समझिएगा। सबसे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर हो गया उसके, क्योंकि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता चल गया कि यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन यहां एक वर्ड यूज किया गया है प्रोकैरियोटिक। अब इसको समझते हैं क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो समझते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर वेल डिफाइन नहीं होता। अब ये क्या मतलब है सर, वेल डिफाइन नहीं होता न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर? अभी तो हमें यही नहीं पता कि न्यूक्लियस होता क्या है। देखो, आप लोगों ने अगर सेल के बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है वो हमारी बॉडी की आधारभूत संरचना है। अब सेल के सेल ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो न्यूक्लियस और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। इसी तरीके से हमारा न्यूक्लियस होता है, उसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फंक्शन होता है सारे सेल्स को एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना। इसीलिए यही सेम काम हमारा किसका होता है, ब्रेन का काम होता है बॉडी में। सेम इसी तरीके से सेल में भी जो हमारा न्यूक्लियस है उसका भी फंक्शन क्या होता है, ब्रेन की तरीके से होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है। अब इससे मतलब क्या है कि वेल डिफाइन होता है या नहीं? चलो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से बताता हूं। आप क्या बोलेंगे कि सर डॉग के अंदर दिमाग होता है या नहीं? आप कहेंगे सर डॉग के अंदर एब्सोल्युटली दिमाग होता है। प्लांट्स के अंदर दिमाग होता है या नहीं? आप कहेंगे सर प्लांट्स के अंदर कहां दिमाग होता है। लेकिन वो चीजों को समझ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी सेंसेस होते हैं। तो देखो, तो हम यहां से 3 चीजें कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड ब्रेन है ह्यूमन में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, चीजों को लर्न कर सकते हैं और भी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डॉग्स हैं वो, उनके अंदर दिमाग तो होता है, उनके अंदर इतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर ब्रेन में सेंसर्स होते हैं, ब्रेन नहीं होता, सेंसर्स होते हैं। तो क्या होगा, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्रेन है प्लांट्स में वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। समझ पा रहे हो ना? इसी तरीके से हम न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में क्या कहेंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो, लेकिन ना के बराबर है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आई होप आप समझ में आया होगा। तो देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि जिसमें प्रिमिटिव, यानी जिनके अंदर पुराना, जैसे फोन का पुराना वर्जन जिसके अंदर कैमरा नहीं होता, कीपैड है, लेकिन काम तो कर रहा है कॉल करने का। लेकिन अब कैसा आ गए, यूकैरियोटिक, अब अपडेटेड आ गए, जिसके अंदर आपके कैमरा भी है, इंटरनेट भी है, सारी चीजें हैं। तो आप क्या कहोगे कि जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रिमिटिव सेल्स, न्यूक्लियस जिनके अंदर नहीं होता है, ऐसी सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अब यूकैरियोटिक है वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके साथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आपको लास्ट स्लाइड से समझ में आया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल से बना है, और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल सम आर द हार्मफुल। यानी कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इट इज फाउंड एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया वो हर जगह मिलते हैं, चाहे वो हमारी एयर, वाटर, कोई भी चीज हो, उन सारी चीजों के अंदर क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं।
दे कैन परफॉर्म एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो भैया, अभी तक हमें समझ में आया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम समझते हैं एरोबिक और एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें कहते हैं एरोबिक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी बैक्टीरिया हमारे ऑर्गेनिज्म में से हैं, कुछ बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक respiration are those types of respiration which require oxygen, while anaerobic respiration are those types of respiration that doesn't need any oxygen for their respiration। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं आप अपने साथ पेन और पेपर को लेकर के बैठो। जब भी स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती हैं तो सारी चीजें स्लाइड्स में नहीं लिखी जा सकती। अगर मैं सारी चीजों को स्लाइड में लिख दूंगा तो वो ओवर इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए आप हमेशा जब भी पढ़ने बैठो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप लिख सको। आई होप आपको अब समझ में आया होगा बैक्टीरिया के बारे में सारे फंक्शंस। कैसा? बैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है वो हमारे कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। और क्या यूजफुल होते हैं, क्या हार्मफुल, उनको आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे। और ये हमारे हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो, सॉइल में हो, या इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग्स, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के बीच में अंदर भी बैक्टीरिया होता है। अगला क्या है? दे कैन परफॉर्म एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और नहीं भी होती है, कुछ को जरूरत होती है और कुछ को नहीं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं फंगी। अब देखो, फंगी आर द सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको समझ में आया होगा सेप्रोफाइटिक। देखो क्लास, अगर आप लोग 7th में सही से पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि सर सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं और पैरासाइटिक क्या होते हैं। और अगर आपने, जो बच्चे मुझे जानते हैं पहले से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं उन लोगों तो डेफिनेटली आते ही होगा ये। तो क्या होता है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म? कैसा होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। यानी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड और डिके सब्सटेंस पर अपने सर्वाइव करते हैं। पैरासाइटिक्स कैसे होते हैं? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है। देखो एक तो क्या है कि जैसे सेप्रोफाइटिक है ये डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे मान लीजिएगा आपका कोई भी ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फंगी लग जाती है ना, तो ब्रेड खराब हो गई तो उसके ऊपर फंगी लगती है तो सेप्रोफाइटिक है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर भी फंगी लग जाती है, प्लांट्स ग्रो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके ऊपर भी फंगी लग गई, तो ये कैसा हो गया? पैरासाइटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। देखो एक और डिफरेंस होता है। सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म अपने माउथ से सलाइवा रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है ये फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं आउटसाइड द बॉडी। पहले ये बॉडी के बाहर डाइजेशन कर लेते हैं और उसके बाद फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जबकि पैरासाइटिक हो या होलोजॉइक ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। दे कैन मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। यानी जितने भी बैक्टीरिया फंगी होते हैं, देखो बैक्टीरिया हमने देखे थे वो कैसे होते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन और यूनिसेलुलर। और मोस्ट ऑफ द फंगी कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। तभी आप फंगी को क्या होता है? नेकेड आइज से देख सकते हो। तो फिर सर हमने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्यों रखा? क्योंकि बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं कि जिनको नेकेड आइज से नहीं भी देखा जा सकता। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। हाउएवर ईस्ट इज द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा ईस्ट है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर भी होता है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा फंगी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ कैसा है? एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ए फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। जो देखो आपका ये क्या हो गया? अमीबा।
और ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पैरामीशियम। तो जो प्रोटोजोआ है वो हमारा सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनके एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। दे हैव एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एनिमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ये होलोजोइक होते हैं। ये कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को पहले कंज्यूम करते हैं, उसके बाद डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन में भी जैसे कि आप लोगों ने क्लास 7th में डाइजेशन ऑफ अमीबा पढ़ा होगा या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा होगा, तो वहां देखा होगा कि जितने भी ह्यूमन में स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, वो सारे स्टेप्स किसमें होते हैं, अमीबा में भी होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं वायरस। अब देखो कोविड के बाद में वायरस से तो आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि वायरस का क्या है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो क्या कह सकते हैं, ए वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लिविंग सेल। तो जो वायरस है वो लिविंग सेल के विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकता। वायरस ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी borderline बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। यानी वायरस है वो आपकी लिविंग एंटिटी भी है और नॉन लिविंग एंटिटी भी है। कैसे समझते हैं, देखो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि वायरस है वो लिविंग सेल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी के बाहर होता है तो वो डेड की तरीके से परफॉर्म करता है, वो नॉन लिविंग की तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ये चला जाता है और ये फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देता है, अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि समझिएगा, एक सिंपल सा हम प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा किसी ने स्नीज किया, तो कुछ वायरस हैं और या फिर हाथ में आ गए। अब वो किसी हैंडल को टच कर लिया, अब वो हैंडल पे है, तब तक तो वो नॉन लिविंग की तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आए और आपकी बॉडी के अंदर गए, अब वो कैसे परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, वो परफॉर्म कर देना शुरू कर देंगे लिव इन। वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देंगे, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, वो अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देंगे। A few example of virus are influenza virus, HIV virus, rabies virus and polio virus, tobacco and virus and COVID virus, COVID-19 ये भी तो एक वायरस ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप समझिएगा, वायरस पर इंडिविजुअल एक टॉप पर हम एक लेक्चर बना सकते हैं। तो देखो पढ़ाने का और पढ़ने का मतलब क्या है कि जितना रिलेवेंट आपकी क्लास 8th के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। हम कोई यहां वायरस पे पीएचडी नहीं करने वाले, समझिएगा। देखो कुछ बच्चे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि सर ये इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं, और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर बहुत कम क्यों बता रहे हैं। देखो हम कम और ज्यादा नहीं बता रहे हैं, हम चैप्टर के रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कितना चैप्टर के लिए रिलेवेंट है। अगर आपके कल एग्जाम है और आप इतना सारा पढ़ करके अगर आप 95% प्लस स्कोर करते हैं, मेरे लिए सही है। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मैं पूरा चैप्टर का मैं सारा कुछ पढ़ा दूं और कह दूं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट का मतलब है कोई भी कंसेप्ट छूटे ना और सारी चीजें रिलेवेंट चीजें उनको कवर किया जाए। यही मेरे इस क्लास के करने का पर्पस है। और मेरा दूसरा पर्पस ये है कि इसको वन शॉट में बनाया जाए। एक बार किसी भी बच्चे का अगर जैसे कल का टेस्ट है, एग्जाम है, वो पूरा वीडियो देखे, उसे पूरी सारी चीजें समझ में आ जाए और कल वो प्रिपेयर एग्जाम के लिए चला जाए और वो इस वीडियो की हेल्प से 95 प्लस स्कोर कर सके। यही मेरा मोटिव है बस। तो आपको मेरे ऊपर फेथ रख करके पूरा वीडियो देखना चाहिए। और जब आप यहां तक आए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-4 मिनट वीडियो देखा, दूसरे शिफ्ट हो गए, फिर 2-4 मिनट देखा, फिर शिफ्ट हो गए। इससे क्या होगा, आप इससे कुछ नहीं सीखेंगे। आपको एक वीडियो उठाओ, जो भी टीचर से आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है उस टीचर का वीडियो उठाओ और पूरा देखो। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप आधा आधा वीडियो देखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला है हमारा एल्गी।
देयर आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। देखो एल्गी क्या है, अभी देखो हमने पढ़ा था वायरस में क्या, जो हमारा प्रोटोजोआ था वो कैसा है, एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा था, और जो एल्गी है वो कैसा, वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये कैसे होते हैं, ये हमारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जबकि प्लांट्स हमारे एल्गी ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एल्गी कैसा है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, और कैसा है, एक्वेटिक इन नेचर है, यानी ये पानी में मिलता है। दे कंटेन ए सेल वॉल। देखो प्लांट लाइक क्यों है, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझा था कि प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंट से ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, तो दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो देखो क्यों कह रहे हैं एल्गी को प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, पहला इनकी सेल के अंदर सेल वॉल होती है, पहला। दूसरा ये क्लोरोफिल भी कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ये अपना भोजन खुद से बना ले रहे हैं। आया समझ में? तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल आर डायटोम्स, क्लोरोडोम्स एंड सीवीड्स। तो ये किसके, एल्गी के एग्जाम्पल हो गए। देखो अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आए व्हाट इज एल्गी, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब एल्गी। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है एल्गी इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एल्गी कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरा पॉइंट, दे आर द प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। फिर लिख सकते हैं इट इज यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। ये कैसा होता है, पानी में मिलने वाला जीव है, तो ये एक्वेटिक नेचर का होता है। अगला क्या कह सकते हैं कि इट कंटेन्स सेल वॉल एंड क्लोरोफिल्स, दैट्स व्हाई वी कैन से it is तो क्या कह सकते हैं, इट कंटेन्स सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। और फिर इनके नाम। आई होप अब आपको एल्गी भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो यहां आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला यूज है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका कर्ड बनाने में हेल्प करता है, कर्ड बनाने में कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। इसकी तरीके से फर्मेंटेशन यानी केक और ब्रेड बनाने में क्या हेल्प करते हैं, ये हमारे ईस्ट हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल और वाइन एल्कोहल और वाइन बनाने में हेल्प करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी हेल्प से हम एंटीबॉडीज बिल्ड करते हैं और वैक्सीन का भी बना लेते हैं। अगला है क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट। अब ये आप सोच रहे होंगे सर एनवायरनमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं। समझिएगा, आपने एक बनाना को कंज्यूम किया और उस बनाना पील्स को सॉइल में डाल दिया। अब आप देखेंगे कि कुछ सप्ते बाद, 2 सप्ते 3 वीक बाद, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका बनाना पील्स था वो वहां से गायब हो चुका होगा। आप कहेंगे सर गाय खा गई, गाय नहीं खा गई। आप अपने गमले में भी डाल देना और उसको काऊ से प्रोटेक्ट करके रखना, एनिमल से प्रोटेक्ट करके रखना, फिर भी आप देखेंगे कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो जब भी डिकम्पोज करते हैं उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल जाते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो इनके हार्मफुल भी है, नुकसान भी है। क्या, कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट्स को बीमार करते हैं, ह्यूमन बींग्स को बीमार करते हैं, इसके साथ साथ आपके एनिमल्स को भी बीमार करते हैं। तो देखो इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा सेगमेंट था जो मैंने कवर नहीं किया है,
जिसमें क्या था, डिजीज कॉजिंग बाय बैक्टीरिया, वायरस, एनएल, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के बारे में। तो मैं क्या करूंगा कि मैं शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। आपको मैं ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, उन ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से याद कर सकोगे। क्या आप आसानी से याद कर सकोगे सारे नेम, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के नेम। तो इन सारी चीजों को मैं विद द हेल्प ऑफ कह सकता हूं मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज और उनके हार्मफुल। आगे बढ़ते हैं। अब हाउ आर बैक्टीरिया यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बैक्टीरिया कैसे यूजफुल है। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया हेल्पफुल बिकॉज इट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये क्या बनाना पील्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि जो एनिमल्स हैं मर जाते हैं उनको भी डिकम्पोज कर देते हैं, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स को भी डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि हमारे नेचर को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। दूसरा, इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स के बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा, इट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इट इज यूज द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो आपको पता ही है कि ये क्या क्या हेल्प करता है, इससे हम फूड आइटम्स, कर्ड और को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आगे, व्हाट इज फर्मेंटेशन। अब देखो जो भी इस टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मोलॉजी है या कीवर्ड्स हैं वो रह गए हैं, वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट शुगर टू एसिड, गैसेस और एल्कोहल। यानी फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर को हम एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर इन कर्ड एंड एल्कोहल। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही हम एल्कोहल और कर्ड बना सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा फर्मेंटेशन क्या है, कि शुगर का एसिड में कन्वर्ट हो जाना ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये कर्ड और एल्कोहल के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, डिजीज होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पास्चराइजेशन। देखो पास्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। तो पास्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग लिक्विड एट द हाई टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। Pasteurize kills harmful microorganisms in milk without affecting the taste of nature's। देखो अब आप समझिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। देखो क्या होता है, जो भी आपके घरों में मिल्क आता है पैकेट में, आप सोचते होंगे कि मेरे घर पे तो दूध जो भी हम लेकर आते हैं वो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन पैकेट का दूध 2-3 दिन कैसे चलता है? वो इस वजह से चलता है क्योंकि वो एक पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरता है। देखो होता क्या है, सारे जो भी मिल्कमैन हैं वो मिल्क कलेक्ट कर करके सारे मिल्कमैन कलेक्ट करके एक सारे लेकर के एक बड़े ऐसा कह सकते हैं कि मिल्क चिलर सेंटर लेकर आते हैं या मिल्क सेंटर लेकर आते हैं जहां मिल्क को स्टोर किया जाता है। लाइक अमूल का मिल्क है तो सारे जो फार्मर है उससे कलेक्ट होकर के अमूल के सेंटर में आएगा। वहां क्या होगा, इस मिल्क को पास्चराइजेशन की प्रोसेस से गुजारा जाएगा। अब होता क्या है, पास्चराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, मिल्क को सडन टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, फिर कुछ सेकंड बाद ही उस टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पर जो सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए 0 टेम्परेचर हुआ, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोनों तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसी में किल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पास्चराइजेशन प्रोसेस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया।
अगला बढ़ते हैं और समझते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट कैन बी किल्स और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिजीज से। अब देखो क्या यूज है, क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैक्टीरिया एंड फंगी। देखो जो हमारे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये बने होते हैं बैक्टीरिया और फंगी से, जो क्या हमें करते हैं अलग अलग तरीके की डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आगे है हमारा क्योर माइक्रोबायल्स इन्फेक्शंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट डिजीज। और ये क्या करते हैं, ये हमें बचाते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में इन्फेक्शंस होता है उन चीजों से। आई होप अब आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। देखो ये चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले समझा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज हो सकते हैं उनको समझा। क्विज पर बढ़ते हैं। अगला, वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ। वैक्सीन किससे बनी होती हैं? केमिकल से, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से, ड्रग्स से। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपको पता है वैक्सीन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं, और वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ। कौन सा ऐसा है जो डिजीज कॉजिंग है? टाइफाइड गलत, ट्यूबरकुलोसिस गलत, पोलियो गलत। करेक्ट आंसर क्या है? मलेरिया। मलेरिया जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ से होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो स्प्रेड होता है किससे? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज एक टाइप का मॉस्किटो है जो इसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी थी यहां तक क्विज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।